नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और डीडी हिमाचल पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज कार्यक्रम में मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं श्वेता अवस्थी। तो श्वेता, क्या खास है आज के इस कार्यक्रम में? जी, आज के कार्यक्रम का विषय है सेंद्रीय एवं केंचुआ खाद का सब्जियों एवं फलों में उपयोग। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित है डॉक्टर राजेश कौशल, जो कि संयुक्त निदेशक हैं यूएचएफ नौनी सोलन में। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। मेरा सभी किसान भाइयों और बागवान भाइयों को प्रणाम। अगर आपको अगर बनना है तो हमें कृषि को अपनाना होगा। यह बात हमारा नवयुवक बहुत खूब ही जानते हैं और वे बाई चॉइस ही कृषि को अपना रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, मिट्टी जिस पर पूरी फसल निर्भर करती है, वो सजीव है या निर्जीव है? किसान भाइयों और बागवान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिट्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, संजीव है। मैं अगर ऐसे बोलूं कि जितने मेरे इस हाथ में मिट्टी आती है उसमें इतने ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जितने पूरे विश्व में ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। उनके कारण हमारी मिट्टी सजीव है, लिविंग है। और जिस दिन हमारी मिट्टी निर्जीव हो जाएगी उस दिन आपके कोई भी पेड़ पौधे फसल आप नहीं उगा सकते हैं। तो मेरा आपसे शुरू से ये अनुरोध रहेगा कि अपनी मिट्टी को लिविंग एंटिटी बनाए रखने के लिए जो कुछ मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा वो आप अनुसरण करें, जिससे आपकी मिट्टी आपके अगली आने वाली जनरेशन्स के लिए काम आ सके। जी सर, जी आपने ये बहुत खूब कहा। अगर हमने मिट्टी को सजीव बनाना है तो उसके लिए आप क्या परामर्श देंगे? किसान भाइयों और बागवान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिट्टी की संरचना अगर आप देखें तो मिट्टी के अगर वॉल्यूम बेस पे अगर हम देखें तो इसमें 45% मिनरल मैटर, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 20 से 30% इसमें एयर और 20 से 30% इसमें वाटर होता है जी। ये जो 5% मैंने आपको बोला, इस 5% में 1 से 6% जो है वो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। वो इस मिट्टी को लिविंग एंटिटी बनाए रखने के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं। अब मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग मिट्टी को लिविंग एंटिटी बनाए रखने के लिए सेंद्रीय खाद, कंपोस्ट, FYM जिसको हम किसान खाद के रूप में जानते हैं, या वर्मी कंपोस्ट का भरपूर मात्रा में उपयोग करें, जिससे आपकी मिट्टी आने वाले कई सालों तक आपकी लिविंग एंटिटी के रूप में रह सकती है। जी सर, जैसे कि आज का हमारा विषय है सेंद्रीय खादें और केंचुआ खाद का सब्जियों और फलों पे उपयोग। तो सर, आप हमें बताएं कि सेंद्रीय खादें और केंचुआ खाद क्या है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वेस्ट मटेरियल, जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट या आपका कोई दूसरा भी कार्बनिक पदार्थ जो आपके पास अवेलेबल है, उसको आप एक अच्छी कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए सेंद्रीय खाद की विधि जो मृदा विज्ञान विभाग द्वारा डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी के द्वारा, और मैं अगर इसको ना ज़्यादा क्रेडिट लेते हुए अगर बोलूँ कि मेरे द्वारा एक निर्मित एक विधि है, अगर आप उसको अपनाएं तो आप 1 किलो फ्रेश काऊ डंग से 8 किलो सेंद्रीय खाद बना सकते हैं, जिसे आप अपने खेतों में, फलदार पौधों में और सब्जियों में उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं इसको अपने किसान खाद से कंपेयर करूं तो इसमें लगभग 2 गुना नाइट्रोजन की मात्रा और लगभग 3 से 4 गुना फास्फोरस की मात्रा और लगभग 2 गुना पोटास की मात्रा इस खाद में पाई जाती है। और इस सेंद्रीय खाद को बनाने के लिए सिर्फ आपको
3.5 से 4 महीने लगते हैं, जबकि आप अपनी जो किसान खाद बनाते हैं उसे बनाने में आपको 7 से 8 महीने का समय लगता है। और जहाँ पे अगर मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूँ कि हमारा पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर इशू है, तो जहाँ अपने किसान खाद के आप 3 किल्टे या 3 टोकरियाँ यूज़ करते थे, वहाँ पे सिर्फ आपको 1 टोकरी यूज़ करने की आवश्यकता है। जी सर, अब आप बताएं कि सेंद्रिय खादें केंचुआ खाद से किस तरह से भिन्न है। श्वेता भी आप जानना चाहेंगी ये कुछ? जी जी जरूर। जी, सेंद्रिय खाद में हम केंचुओं का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम सिर्फ एक गड्ढा आपके आवश्यकता अनुसार, जो मैंने जनरली आपको रिकमेंड किया है अपनी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के माध्यम से और अपने पिछले कार्यक्रमों के माध्यम से, कि 3x1x1 3 गुना 1 गुना 1 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और सिर्फ 1 मीटर गहरा गड्ढा बनाना है। उसमें आपने इस खाद को बनाना है। किसान भाइयों, मैं इसमें आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा, लंबाई चौड़ाई आप अपनी आवश्यकता अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं, पर गहराई सेंद्रिय खाद बनाने के लिए 1 मीटर से नीचे नहीं जाना है, क्योंकि उसमें एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं और आपकी जो सेंद्रिय खाद है वो उस मान्यता और उस लेवल तक नहीं पहुंचेगी जिस लेवल तक मैंने आपको बताने की कोशिश की गई है मेरी उस विधि में, जिसमें मैंने आपको इसका पूरा विवरण पहले भी दिया है। और किसी किसान भाई को अगर और विवरण चाहिए हो, मैं लास्ट में जब अब हमारा प्रोग्राम का अंत होगा, मैं अपना नंबर, अपने विभागाध्यक्ष का नंबर और यूनिवर्सिटी का नंबर भी दूंगा। आप उसके माध्यम से इसकी पूरी जानकारी हमारे से फिर भी ले सकते हैं। जी। जहाँ तक केंचुओं का सवाल रहा, तो किसान भाइयों और बागवान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केंचुआ बिना अनएडेड आइज, मतलब बिना माइक्रोस्कोप से दिखने वाला, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर पाए जाने वाला एक हमारा मित्र जीवाणु है, मित्र कीट है, मित्र है, जो हमारे सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने की क्षमता रखता है। अगर मैं आपको शुरू करूं, तो जो वातावरण से जब बारिश होती है तो जल जो ज़मीन के अंदर जाता है, उसको ज़मीन के अंदर जाने में इनफिल्ट्रेशन हम उसको बोलते हैं, उसमें भी ये सबसे पहले सहायक होता है। दूसरा, ये ज़मीन के अंदर जो हमारे पौधे हैं वो ऑक्सीजन की उनकी जड़ों को ज़रूरत होती है, और उनमें ऑक्सीजन का जो संचारण है उसको करने के लिए ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये 2 तरह से उसमें हेल्प करता है। एक तो एक ज़मीन में, मिट्टी में ये एक नालीदार संरचना कर देता है, जिससे वातावरण से वायु जो है वो ज़मीन के अंदर जाती है, और जो ज़मीन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के जड़ों के द्वारा प्रोड्यूस होती है वो उनसे बाहर आती है। इसके अलावा ये क्या करता है कि मिट्टी के जो कण हैं, जिनको हम सैंड, सिल्ट और क्ले के नाम से जानते हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये आपकी सॉइल एयर की मूवमेंट को बड़ी अच्छी तरह से संचालित करता है। इसके अलावा केंचुए जो हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंचुए मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। एक, जिनको हम बोलते हैं लिटर ड्वेलर, मतलब जो कार्बनिक पदार्थ पे ही निर्भर हैं, वो मिट्टी नहीं खाते हैं। दूसरा, जो सिर्फ 2 से 3 इंच तक रहते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये जमीन में सिर्फ 3 इंच और या 4 इंच तक ही रहेंगे, और उनकी मूवमेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है। जी। उसके अलावा तीसरे प्रकार के केंचुए जो होते हैं, वो जमीन में 6 से 7 फीट, 8 फीट और इवन 12 फीट तक भी चले जाते हैं, और वो सिर्फ
हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं करते हैं, वो वर्टिकल मूवमेंट भी करते हैं, यानी कि जमीन को ऊपर से नीचे और इधर से उधर को इसमें होल बनाते हैं, जिसके कारण मिट्टी में पूरी तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा केंचुए जो हैं ये हमारे पौधे को जीने के लिए जो 17 न्यूट्रिएंट एलिमेंट हैं उनको अवेलेबल कराने में भी ये सहायक हैं। और मैं किसान भाइयों, जो पर्टिकुलरली जो टोमेटो और सोलेनेसियस फैमिली के जो टोमेटो कैप्सिकम से जो डील करते हैं, जहाँ पे निमेटोड की समस्या आती है, हमारे जो अभी अनुसंधान हुए हैं उनमें हमने ये भी पाया है कि अर्थवॉर्म निमेटोड की समस्या में भी किसान के सहायक हैं। तो ये किसान के परम मित्र हैं और इनको आपको अपनाना चाहिए। जी सर, जब ये वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद बनकर तैयार हो जाती है तो इसमें कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं? किसान भाइयों, ये प्रोग्राम थोड़ा कम समय का है और इसमें अगर विवरण इसका करना चाहूं तो मैं सुबह तक बोलता रहूंगा तो भी वो कम होगा। पर फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो 17 के 17 न्यूट्रिएंट एलिमेंट हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर मैं इसका कंपैरिजन अपनी किसान खाद से करूं तो मैं अगर मोटे तौर से थंब रूल में आपको बोलूं तो जहां आप अपने 4 किल्टे यूज करते थे किसान खाद के, वहां सिर्फ 1 किल्टा इसका यूज करेंगे तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वो 4 किल्टों के बराबर हो जाएगी। जी श्वेता, आप क्या पूछना चाहेंगे सर? जी सर, सुभाष पालेकर जिन्हें फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग भी कहा जाता है, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है, तो उन्हीं के नाम से प्रदेश में कुछ योजनाएं चल रही हैं। जी। तो मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को उनके बारे में कुछ बताएं। किसान भाइयों और बागवान भाइयों, 2018 से डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में प्राकृतिक खेती के ऊपर अनुसंधान जो सब्जियों, फलों, फूलों, औषधीय फसलों में चल रहा है, इस वर्ष के अंत तक हमारा विश्वविद्यालय एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग के तहत एक रिकमेंडेशन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मिल जाएगी और हमारे किसान भाई, बागवान भाई उसका भरपूर फायदा लेंगे और कम लागत में अधिक उपज, और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का एक लेख था कि जिसमें कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम, उसको पूरा करने के लिए हमारा विश्वविद्यालय इस प्राकृतिक खेती की इस विधि पे पूरी तरह से काम कर रहा है और आने वाले 1 या 2 सालों में प्रदेश के आज की तिथि में मुझे जहाँ तक जानकारी है कि लगभग 1,50,000 किसान इस प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं और आगे आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि जो हमारे प्रदेश के और भी किसान हैं वो इस विधि से जुड़ने जा रहे हैं और वो इस विधि से जुड़ने की अपनी अंतरात्मा से अपना काम कर रहे हैं। जी सर, एंजाइम्स, हार्मोन्स और एवं सूक्ष्म पोषक तत्व जो सब्जियों पर, इनका क्या प्रभाव पड़ता है? किसान भाइयों और बहनों और बागवान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पौधे को जीने के लिए मैंने जैसे 2 बार पहले बोल चुका हूँ 17 न्यूट्रिएंट एलिमेंट और इसके अलावा एंजाइम्स और इसके अलावा हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। अगर मैं आपको नेटशेल में बोलूं कि अगर इन 17 न्यूट्रिएंट एलिमेंट में से कोई भी पोषक तत्व कम मात्रा में अगर आपकी जमीन में है तो आपका पौधा पूरा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। वो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी पर उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगी, जिसके लिए आप उसको ग्रो कर रहे हैं। तो आपको सारे के सारे पोषक तत्वों को प्रचुर मात्रा में, ऑप्टिमम क्वांटिटी में आपके
औषधीय पौधे हैं, आपके फसल है, आपके फलदार पौधे हैं, आपकी सब्जी है, उसमें आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप अपनी मृदा का ज़रूर परीक्षण करवाएं। हमारे विश्वविद्यालय में ये सेवा उपलब्ध है। हमारे विभाग में डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी के मृदा विज्ञान विभाग में इस चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप वहाँ पे अपने सैंपल दे करके आप अपनी ज़मीन में वही तत्व ज़्यादा डालें जिससे कि आपकी फसल की बढ़ोतरी हो और आप अपने पर्यावरण को और अपने जो खाने वाले हैं उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रख सकें। जी सर, प्रत्येक फसल को लगाने से पहले जीवांश की मात्रा डालनी जाती है और ये मात्रा जो है वो मिट्टी की जांच पर ही निर्भर करती है। ये आपने बताया कि मिट्टी की जांच करवाएं, तो ये जांच कब और कैसे की जानी चाहिए? मैं किसान भाइयों, आपके पास समय कम होता है, इस माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपकी फसल की कटाई हो जाए जी, उसके 10 से 15 दिनों के बाद आप अपने खेतों से सॉइल सैंपल लें। अगर आपको उसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं है तो आप मेरे से या मेरे विभाग में आप फ़ोन पे कांटेक्ट कर लें और अपना सही तरीके से आप अपने सॉइल का नमूना लेकर के फिर उसको हमारे पास दें, तब हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। और उसमें आप ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करें कि आगे आप कौन सी क्रॉप को आप ग्रो करना चाहते हैं। जी श्वेता जी। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आमतौर पर किसानों का ये सवाल रहता है कि हम जैविक खेती नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? तो इसमें मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि जब भी आपने जैविक खेती की तरफ को बढ़ना है तो आपको केमिकल का यूज़ करना बंद करना होगा, तभी आप इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। केमिकल, मेरे बोलने का मतलब है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स में इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, रोडेंटिसाइड, हर्बिसाइड, सब चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं। तो आपको जब आपको 1.5 से 2 साल इसको करते हुए हो जाएंगे, उसके बाद आप अपने आप को ये मान सकते हैं कि आप जैविक खेती की तरफ बढ़ते हुए किसान हैं। सब्जियों और फलों से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए हमें केंचुआ खाद को कितने दिन पूर्व मिट्टी में मिलाना चाहिए? केंचुआ खाद को आपको कम से कम 15 से 20 दिन पहले बीज या पौधरोपण से पहले मिलाना चाहिए। अगर आप वो काम नहीं कर सके हैं तो अगर आप पौधरोपण कर रहे हैं तो जो होल आप पौधरोपण के लिए बनाते हैं उसमें पहले केंचुआ खाद की एक मात्रा डालें, थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसके ऊपर अपनी पौध को लगा दें। पर अदरवाइज मैं ये आपको रिकमेंड करता हूं कि 15 से 20 दिन पहले इसको खेत में अच्छी तरह मिला लें तो आपको आने वाले काफ़ी लंबे समय तक इसका लाभ मिलेगा। जी सर, तो क्या इसके प्रयोग से फसलों में नमी बनी रहती है और मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि सॉइल में, मिट्टी में जल धारण क्षमता को बनाए रखने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक, जमीन के अंदर, जैसा मैंने बीच में अपने टॉक में यूज़ किया, क्ले जो एक पार्टिकल है वो, और ऑर्गेनिक मैटर, ये 2 चीज़ें ही ज़मीन की जल धारण क्षमता को बनाए रखने के लिए उपयोगी हैं। मैं आपको किसान भाइयों बता दूं कि अगर आपने ऑर्गेनिक मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें 1 किलो वर्मी कंपोस्ट में अपनी एक कैपेसिटी से 20 गुना पानी जल धारण करने की क्षमता होती है। तो आप इसका भरपूर उपयोग करें जिससे कि हमारे जो किसान भाई जो हमारे रेन फेड इरिगेशन सिस्टम में अपना एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनको इसका भरपूर उपयोग करें और भरपूर फायदा लें।
जी जी सर, गड्ढे भरने के बाद केंचुआ खाद जब डाली जाती है तो क्या उसमें मल्चिंग की आवश्यकता होती है? अगर होती है तो वो किस प्रकार से की जानी चाहिए? किसान भाइयों, मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से इंटरप्रेट करूंगा कि अगर आपने वर्मी कंपोस्ट यूज़ की है, उसके बाद मैं आपको ये सिफारिश जरूर करूंगा कि आप मल्चिंग कर लें। अगर आपके पास साधन है, समर्थ्या है, तो आप इसकी मल्चिंग पौधे की जरूर करें, फलदार पौधों की। चाहे आप घास का मल्च डालें, पॉलीथीन मल्च डालें, जो आपके पास समर्थ्या है उसके अनुसार डालें, क्योंकि इससे आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको हानि कोई नहीं होगी। क्या सरकार द्वारा इसमें कोई दी जाती है सब्सिडी या कुछ? मुझे जहाँ तक, मैं पिछले कोविड से पहले तक की मैं जानकारी आपके साथ शेयर करूँ तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वर्मी कंपोस्ट यूनिट या पोर्टेबल वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए सब्सिडी देता था, क्योंकि उसके बाद अभी इनकी कोई नीति मुझे मालूम नहीं है। पर आप अपने डिप्टी डायरेक्टर, एसएमएस या एडीओ के माध्यम से इसकी जानकारी जरूर लें। और इसमें पहले तो इसमें सब्सिडी थी और उसमें आपको इसको वर्मी कंपोस्ट यूनिट को लगाना चाहिए, चाहे वो पोर्टेबल हो या परमानेंट हो। और मैं आपको ये जरूर बताता हूँ कि अगर आप परमानेंट वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाते हैं तो एक कहावत है कि दादा लगाएगा पोते तक बढ़ता जाएगा। तो वो उस तरह की एक आपके पास एक सुविधा है। अगर वो गवर्नमेंट नहीं भी देती है तो जीना तो हमने है, तो हमें अपने लिए, अपने साथियों के लिए स्वच्छ भोजन देने की व्यवस्था अगर करनी है तो हमें वर्मी कंपोस्ट और जैविक खेती की तरफ जरूर बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम पर्यावरण को और अपने साथियों के स्वास्थ्य को तथा अपने स्वास्थ्य को आपने मजबूत कर सकें, जिससे कि हम दीर्घायु जी सकें। तो मेरी तो आपके लिए यही एक मैसेज है। तो आप, अगर किसान भाइयों ने आपसे कोई परामर्श लेना है तो उसके लिए आप अपना टेलीफोन नंबर। हाँ, तो किसान भाइयों और बागवान भाइयों, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, जो 9418197516 9418197516 जी। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। इसके अलावा आप हमारे विभागाध्यक्ष या हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन का नंबर 01792 252 328 और 252 706 पे संपर्क कर सकते हैं। श्वेता, लगता है हमारे कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है। सर, आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, प्रणाम। जी, हमें लगता है कि कम पूंजी में घर के आसपास पड़ी हुई बेकार भूमि पर हम इस केंचुआ खाद को आसानी से बना सकते हैं, जो मनुष्य और पौधों के लिए काफी लाभदायक होती है। तो श्वेता, अब हम लेते हैं अनुमति। नमस्कार।